हेलो स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करते आ रहे हैं वो चल रहा है हमारा एक्सीडेंट और इंजरीज़। और उसी में ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो भी एक्सीडेंट और इंजरीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन किन कंडीशन में या किस किस तरीके के एक्सीडेंट और इंजरीज़ हम लोगों को रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो कि कम्युनिटी के अंदर मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं। रोड साइड एक्सीडेंट्स की हम लोगों ने बात की, हाउस होल्ड एक्सीडेंट्स की हम लोगों ने बात की, डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स की, ड्राउनिंग की बात हम लोग कर चुके हैं, बर्न्स की बात हम लोग कर चुके हैं। तो इन्हीं डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स के अंदर हम लोगों का जो आगे और कुछ कंडीशंस हैं जो भी हमारी रिमेनिंग हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला कंडीशन है एक्सीडेंट इंजरीज के अंदर वो है हमारा यहाँ पर पॉइजनिंग। तो रूटीन में हम लोग बहुत सारे केसेस इस तरीके के देखते हैं कि पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी हम लोगों को इस तरीके की मॉर्टेलिटी के केसेस हम लोगों को रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं। हम लोग सुनते हैं, कई बार सोशल मीडिया पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, या हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो जहाँ जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर हमारे आसपास भी बहुत सारे इस तरीके के केसेस हम लोगों को रूटीन में देखने को मिलते हैं। तो पॉइजनिंग जैसा कि टर्म से क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी जो पॉइजन की फॉर्म में वर्क करती है और बॉडी को हार्म करती है, तो उसे हम लोग एक पॉइजनिंग की कंडीशन कहते हैं। डाटाज़ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हम लोगों को पॉइजनिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख केसेस वर्ल्ड वाइड हर साल पॉइजनिंग के रिपोर्ट होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 जो केसेस हैं पर ईयर पॉइजनिंग के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनका भी एक काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइजनिंग की फॉर्म में या बॉडी के अंदर पॉइजनिंग का कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि रूटीन में घर के अंदर हम लोगों को बेसिकली एक तो पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है, पेस्टिसाइड्स जो कि क्रॉप्स जो हैं, जो फसल है उस पर छिड़काव के लिए जो भी फार्मर्स यूज़ करते हैं केमिकल्स, उसे हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो रूरल एरिया के अंदर घरों में इजीली अवेलेबल होता है। देन केरोसिन का यूज़ यहाँ पर पॉइजनिंग की फॉर्म में हो सकता है। देन इसके अलावा जो हाउस होल्ड केमिकल्स हैं वो हम लोगों को घर में जैसे सपोज़ घर में साफ़ सफाई के रिलेटेड या क्लींजिंग से रिलेटेड जो हैं वो कई सारे इस तरीके के केमिकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और या फिर कई बार प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है ना, कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एक लिमिट तक लेना तो सेफ़ है, बट अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी को एक पॉइजनिंग की स्टेट में लेकर के चली जाती है। तो इन चीज़ों के यूज़ से हम लोगों को एक पॉइजनिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। पॉइजनिंग के केसेस में हम लोगों को दोनों ही तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, ठीक है ना। इंटेंशनल का मतलब बहुत सी कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ जो है, इन पॉइजन्स का जो यूज़ है वो सुसाइड की फॉर्म के अंदर किया जाता है। इंटेंशनली लोग इसको खा लेते हैं ताकि वो सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, तो भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। प्लस इसके अलावा कई बार अनइंटेंशनली, यानी किसी भी पर्सन को बताए बिना उसको इस तरीके का कुछ मेडिकेशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें उसको दे दी जाती हैं जिससे अल्टीमेटली वो मॉर्टेलिटी में चला जाता है। तो पॉइजनिंग के अंदर दोनों ही इंटेंशनल अनइंटेंशनल दोनों तरीके की हम लोगों को कंडीशन देखने को मिलती है, और उसकी वजह से जो भी मॉर्टेलिटी हम लोगों के सामने आती है वो अपने आप में कम्युनिटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो ये बात हुई पॉइजनिंग की। देन पॉइजनिंग के बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने निकल कर के आती है स्नेक बाइट, ठीक है ना। तो स्नेक बाइट जो है ये भी अपने आप में एक मेजर मॉर्टेलिटी कॉज हम लोगों को देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड केसेस हम लोगों को नहीं देखने को मिलते। रीज़न बिहाइंड कि इंडिया में स्नेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगल जो हैं जहाँ पर जनरली स्नेक्स देखने को मिलते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो कहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो हम लोगों को अफ्रीका में या साउथ अमेरिका के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर, वहाँ पर इस तरीके के एरियाज़ बहुत ज़्यादा इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं या इस तरीके के जंगल होते हैं जहाँ पर स्नेक्स बहुत ज़्यादा इस तरीके के होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, और उनकी जो वहाँ पर वो वहाँ पर ज़्यादा कंडीशन में हम लोगों को पाए जाते हैं वहाँ पर।
तो इंडिया में इससे रिलेटेड केसेस कम है, बट चूँकि हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में हम वर्ल्ड वाइड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी पॉसिबल कंडीशंस हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने बात की कि अफ्रीका में, अमेरिका के अंदर, यहाँ पर हम लोगों को पॉइजनिंग के स्नैक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो इससे रिलेटेड कंडीशंस हमारे सामने निकल करके आती हैं स्नेक बाइट से, वो दोनों तीनों तरीके की हो सकती हैं। वहाँ पर मॉर्बिडिटी भी हो सकती है, वहाँ पर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, और वहाँ पर मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो भी स्नेक जिसने काटा है, वो स्नेक जो है वो किस स्पीशीज़ का है, वो कितना पॉइजनस है, देन जिस पर्सन को काटा है उसकी किस लोकेशन पर काटा है, वो कितना ब्लड रिच एरिया है, देन इसके अलावा वीनम्स जो है, जो भी जहर गया है, वीनम जो अंदर गया है बॉडी के अंदर, वो कितना अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर गया है, और फोर्थली पर्सन की फिजिकल कंडीशन या उसकी अपने आप में बेसिकली जिसे हम लोग इम्यूनिटी कह सकते हैं बॉडी की, वो उस पर्सन की कितनी स्ट्रांग है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट हमारे सामने निकल करके आएंगे वो हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि स्नेक बाइट हुआ, अगर इमीडिएटली उसको ट्रीट कर लिया गया तो मॉर्टेलिटी में नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ मॉर्बिडिटी है, कोई गैंग्रीन डेवलप हो गया है, कोई पार्ट लॉस हो गया है, काटना पड़ गया है उसको, तो वो वहाँ पर एक डिसेबिलिटी की कंडीशन डेवलप कर सकता है। बट मॉर्टेलिटी से अगर टाइमली रिपोर्ट कर दिया जाए तो उससे बचा जा सकता है। देन अब हम इसकी अगर बात करते हैं कि बॉडी के अंदर इफेक्ट किस तरीके के आते हैं, तो जो भी विनम हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है स्नेक बाइट की वजह से, वो क्या होता है हमारी बॉडी में दो तरीके का इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालता है। एक तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट डालता है, और दूसरा हमारे यहाँ पर साइटोलाइटिक इफेक्ट यहाँ पर डेवलप करता है। तो न्यूरोटॉक्सिक यानी ब्रेन पर उसका इफेक्ट जाता है, और उसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है वो हमारे सामने देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी के अंदर जैसे सपोज डिस्फेजिया डेवलप हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर डेवलप हो सकता है, टॉसिस डेवलप हो सकता है, एटेक्सिया डेवलप हो सकता है, पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस जो हैं ये न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट के अंडर में आती हैं। देन नंबर 2 साइटोलाइटिक। साइटोलाइटिक यानी जिस लोकेशन पर बाइट हुआ है वहाँ पर साइटोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी वहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्ट्रिक्शन जो है, या वहाँ पर हेमरेज वहाँ पर डेवलप हो रहा है, सेल्स का डिस्ट्रक्शन वहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से पर्टिकुलरली उस पार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो न्यूरोटॉक्सिक और साइटोलॉजिक दोनों तरीके के इफेक्ट हम लोगों को स्नेक बाइट की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो जैसा हम लोगों ने बात की कि उसकी इंटेंसिटी डिपेंड उसके ऊपर करती है कि वो कितना टाइमली हमने उस चीज़ को मैनेज कर लिया, या कितना जो स्नेक था वो कितना टॉक्सिक था, उसका वीनम कितना टॉक्सिक था, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। देन अब उस कंडीशन में सपोज ऐसा केस हमारे पास में या ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक तो होता है यहाँ पर इमीडिएट ट्रीटमेंट या इमीडिएट प्रिवेंशन, और एक हम उसकी बात करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इमीडिएट के अंदर हम लोग उस कंडीशन में क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी पर्सन है उसे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रीएश्योर किया जाए, क्योंकि देखा यह गया है कि मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो हैं 70% स्नेक्स जो हैं वो नॉन पॉइजनस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बट ड्यू टू फियर ऑफ स्नेक बाइट बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉक में चले जाते हैं, और उसकी वजह से भी लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सभी स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले पर्सन को रीअश्योर किया जाए, ताकि फिजिकल जो इम्पैक्ट आ रहा है उसका वो अपनी जगह है, बट उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से पर्सन शॉक में ना चला जाए, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो एक तो इस पॉइंट पर बात की जाती है कि पर्सन को सबसे पहले रीअश्योर किया जाए उसको कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, आप अभी आपको ट्रीट कर लिया जाएगा। देन नंबर 2 इसके बाद में कि जो भी पार्ट है उसको इमोबिलाइज किया जाए, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा अगर किसी पर्सन के साथ अगर कहीं पर बाइट हुआ है, उस पार्ट को बहुत ज़्यादा मूव किया जाएगा, जैसे सपोज पैर में काट लिया, हाथ में काट लिया, वहाँ पर अगर उसको हम बहुत ज़्यादा मूव करेंगे तो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन उतना ही इंक्रीज़ होगा, और जितना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा जो विनम है वो बॉडी के अंदर उतना ही ज़्यादा डीप में जाएगा, या उसका उतना ही नेगेटिव इफेक्ट या उसका उतना ही टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में डेवलप होगा। तो इमोबिलाइजेशन लाइक अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब हम लोगों को इस तरीके का एक स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। देन नंबर 3
यहाँ पर जो भी पार्ट है, जिस भी पार्ट को बाइट किया है, अगर उसके सराउंडिंग कोई ब्लड सर्कुलेशन अरेस्ट हो रहा है, सपोज वहाँ पर कुछ रिस्ट वॉच पहना हुआ है, या सपोज वहाँ पर कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, या सपोज वहाँ पर कोई और बैंगल्स यूज़ किए हुए हैं, पहने हुए हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर कोई स्वेलिंग डेवलप हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अरेस्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलरली पार्ट में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसे सबसे पहले रिमूव करना चाहिए। कपड़े अगर बहुत टाइट पहने हुए हैं तो उन्हें लूज़ करना चाहिए, ताकि जो भी सर्कुलेशन है वो एक स्लो हो, ठीक है ना, बहुत फास्ट सर्कुलेशन बॉडी में डेवलप ना हो, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर फर्दर जो भी पार्ट्स हैं वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वीनम जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज की जा सके। देन इसके बाद में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट है जहाँ पर भी बाइट किया है वहाँ पर हम उसे मैनुअली इंसाइज करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना, कि हमने उसे तुरंत काट के वहाँ से निकालने की कोशिश की तो वो अपने आप में एक डेंजरस एक्ट हो सकता है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा भी बढ़ सकती है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। देन इसके बाद में उस कंडीशन में उस पर्सन को देख करके, वॉच करके, अब उसकी जो भी अगर लगता है कि वो स्टेबल हो गया है तो फिर उसको जो भी नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर ले जाने का इमीडिएट एफर्ट वहाँ पर करना चाहिए, ताकि उसको वहाँ पर ले जा करके और उसको तुरंत उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए वो उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये कुछ डूज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख करके उस पर्सन की जो भी सिवियरिटी है, जो टॉक्सिक सिवियरिटी है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ने से रोका जा सकता है, या उसको मॉर्बिडिटी से मॉर्टेलिटी में जाने से हम लोग उसे रोक सकते हैं। देन इसके अलावा ये तो इमीडिएटली उस समय का हो गया। फिर जो भी ट्रीटमेंट उस कंडीशन में चलता है वो होता है एंटीविनोम, ठीक है ना। एंटीविनोम इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी में जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो उस पर्सन के अंदर मिनिमाइज हो सके, या कम से कम वहाँ तो बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड जो भी टॉक्सिन डेवलप हो रहा है उससे रिलेटेड एंटीविनम इंजेक्टेबल जो है वो जितना जल्दी से जल्दी उस पर्सन की बॉडी में जाएगा उतना ही जल्दी उसको एंटीडोट कर देगा, और बॉडी में उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो होने से उसे बचाया जा सकेगा। इसमें एक ही बात ध्यान देना ज़रूरी है कि एंटीविनम या इंजेक्शन जो है ये बॉडी के अंदर उस कंडीशन में जो ऑलरेडी बॉडी में डैमेज हो चुका है उसको रिवर्सल तो नहीं कर पाएगा, बट बॉडी में फर्दर डैमेज जो है उसको उससे रोका जा सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको नियरेस्ट वे में या इमीडिएट वे में एंटीवीनम देना चाहिए, ताकि उस पर्सन का डैमेज जो है वो मिनिमाइज बॉडी के अंदर हो सके। देन साथ में एक स्टिमुलेंट्स, जैसे हम उसे को उसी समय कोई चाय कॉफ़ी या कुछ भी ऐसा स्टिमुलेंट ना दें, क्योंकि बॉडी में अगर कोई भी स्टिमुलेंट जाएगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से इंक्रीज़ करेगा, और उसकी वजह से वो टॉक्सिन का जो कंडीशन है वो और ज़्यादा, टॉक्सिसिटी की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है कि कोई भी स्टिमुलेंट बॉडी के अंदर उस समय खाने पीने के लिए उसे नहीं देना चाहिए, और एंटीविनम जो है वो जितना जल्दी हो सकते उस पर्सन को दे देना चाहिए, ताकि उसको उसके जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उनको एंटीडोट किया जा सके। तो इस तरीके से अगर कोई स्नेक बाइट का केस आता है या देखने को मिलता है तो उसको इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ताकि उस कंडीशन में उसको किस तरीके से हम उसको उसकी सफरिंग जो है या जो उसकी डिसेबिलिटी है, जो मॉर्टेलिटी है, जो मॉर्बिडिटी है, उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें, या उस पर्सन को मॉर्टेलिटी की कंडीशन में जाने से उसे रोक सकें। ठीक है, तो ये थी स्नेक बाइट से रिलेटेड बात। तो आज हम लोगों ने पॉइजनिंग और स्नेक बाइट से रिलेटेड हम लोगों ने बात की है। तो ये डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स की कैटेगरी जो है वो आज हमारी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग अभी एक्सीडेंट इंजरीज में थोड़े से कुछ 1-2 कंडीशंस और बाकी रह गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।